बहू, तुम्हारे पिता तो इतने बड़े व्यापारी हैं, उनसे कहो ना कि दामाद की मदद करे। आखिर इकलौती बेटी हो तुम। सासू माँ ने एक दिन ताना मारा। बिदाई की शहनाइयां बज रही थी, लेकिन सृष्टि का मन किसी मातम सा भारी था। सजी धजी लाल जोड़े में लिपटी हुआ किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, मगर उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे थे। वह रो नहीं रही थी, बल्कि उसके अंदर का एक गुस्सा खोल रहा था, अपने ही पिता दीनानाथ जी के खिलाफ। देख रही है सृष्टि, तेरे पापा ने खाने में पनीर की जगह आलू दम बनवाया है, और यह मंडप ऐसा लग रहा है जैसे किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही हो, जबकि तेरे पापा शहर के इतने बड़े व्यापारी हैं। सृष्टि की मौसी ने कान में फुसफुसाते हुए कहा। सृष्टि ने मुट्ठी भींच ली। उसे याद आया कि कैसे उसने एक डिजाइनर लहंगे की जिद की थी, जिसकी कीमत 2 लाख थी, लेकिन दीनानाथ जी ने साफ मना कर दिया और 25,000 की एक बनारसी साड़ी लाकर थमा दी। बेटा, कपड़े पुराने हो जाते हैं, पर पैसे की कद्र कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने अपनी दलील दी थी। सृष्टि को उस वक्त लगा था कि उसके पिता दुनिया के सबसे बड़े कंजूस हैं। उसे लगा कि वह उनके लिए सिर्फ एक बोझ है, जिसे वह जल्द से जल्द और सस्ते में निपटाना चाहते हैं। गाड़ी में बैठते वक्त जब दीनानाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, तो सृष्टि ने झटके से मुंह फेर लिया। उसने अपने माता पिता के नम आंखों को अनदेखा कर दिया। उसे सिर्फ अपनी अधूरी ख्वाहिशें और सहेलियों के ताने याद थे। विदाई के वक्त सब रोए, लेकिन सृष्टि की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। उसने कसम खाई थी कि इस कंजूस पिता के घर वह दोबारा कभी मदद मांगने नहीं आएगी। ससुराल पहुंचकर सृष्टि की दुनिया बदल गई। उसके पति रजत एक बड़े कारपोरेट ऑफिस में काम करते थे, और ससुराल वाले भी रईस थे। शुरुआत के 2 साल सपनों की तरह बीते। रजत उसे महंगे तोहफे देता, देश विदेश घुमाता। सृष्टि को लगा कि उसने अपने पिता के घर में जो अभाव देखा था, वह अब खत्म हो चुका है। वह अक्सर अपनी माँ से फोन पर बात करती, लेकिन पिता से बात करने से कतराती। मगर कभी दीनानाथ जी फोन लगाते तो वह बहाना बनाकर काट देती। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शादी के तीसरे साल रजत की कंपनी में बड़ा घोटाला हुआ और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, रजत ने शेयर बाजार में भी भारी निवेश किया था, जो डूब गया। रातों रात उनकी रईसी कर्ज में बदल गई। बैंक वाले घर पर दस्तक देने लगे। रजत, जो कल तक प्यार लुटाता था, अब चिड़चिड़ा हो गया था। शराब पीकर घर आना और सृष्टि पर चिल्लाना उसकी आदत बन गई थी। ससुराल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बहू, तुम्हारे पिता तो इतने बड़े व्यापारी हैं, उनसे कहो न कि दामाद की मदद करे। आखिर इकलौती बेटी हो तुम। सासू माँ ने एक दिन ताना मारा। सृष्टि का स्वाभिमान आड़े आ गया। जिस पिता को उसने अपनी शादी के दिन ठुकरा दिया था, अब उनसे पैसे कैसे मांगे। उसे यकीन था कि वह गई भी तो दीनानाथ जी उसे खाली हाथ लौटा देंगे और ऊपर से भाषण देंगे, मैंने कहा था ना पैसे बचा। हालात बदतर होते गए। एक रात रजत ने शराब के नशे में सृष्टि पर हाथ उठा दिया। निकल जा मेरे घर से। अगर अपने बाप से पैसे नहीं ला सकती तो तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। रजत ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। सृष्टि उस रात सड़क पर अकेली खड़ी थी। बारिश हो रही थी। उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, न मायके जाने का मुंह था, न ससुराल में रहने की इज्जत। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह पार्क की एक बेंच पर बैठकर पूरी रात रोती रही। उसे अपने पिता की याद आई, लेकिन साथ ही उनका वो कठोर चेहरा भी याद आया। पापा तो कभी मुझे प्यार करते ही नहीं थे। अब उनके पास जाऊंगी तो वो कहेंगे कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब भुगतो, सृष्टि ने सोचा। लेकिन सुबह होते होते भूख और लाचारी ने उसके स्वाभिमान को तोड़ दिया। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह लड़खड़ाते कदमों से बस स्टैंड गई और अपनी एक सोने की अंगूठी बेचकर मायके का टिकट लिया। जब वह अपने शहर पहुंची और घर के गेट पर खड़ी हुई, तो उसके पैर कांप रहे थे। घर वैसा ही था, पुराना, सादा, बिना किसी नई पुताई के। पापा ने आज तक घर पर भी पैसा नहीं लगाया, उसने मन ही मन सोचा। दरवाजा माँ ने खोला। सृष्टि की हालत वो देखकर चीख पड़ी। सृष्टि, यह क्या हालत बना रखी है तूने। सृष्टि माँ के गले लगकर फुट फुट कर रोई। दीनानाथ जी अंदर वाले कमरे से लाठी टेकते हुए बाहर आए। पिछले 3 सालों से वह बहुत बूढ़े हो गए थे। सृष्टि को देखते ही उनकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन उन्होंने खुद को संयत रखा। आ गई। दीनानाथ जी की आवाज में वही पुराना कड़कपन था।
सुना है पति का कारोबार डूब गया है। सृष्टि को लगा कि अब ताने शुरू होंगे। वह चुप रही। जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना मेज पर लगा है। बस इतना कहकर दीनानाथ जी अपने कमरे में चले गए। सृष्टि को बहुत गुस्सा आया। देखा माँ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हाल में हूँ। इन्हें बस अपनी रोटियों की पड़ी है। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तू उन्हें गलत समझ रही है, तू जा फ्रेश हो जा। अगले 2 दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। दीनानाथ जी सुबह दुकान चले जाते और रात को लौटते। वे सृष्टि से ज्यादा बात नहीं करते। सृष्टि को लगा कि वह यहाँ भी बोझ है। उसने सोचा कि वह नौकरी ढूंढेगी और अलग रहेगी। तीसरे दिन शाम को रजत घर आ धमका। उसके साथ 2-3 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी भी थे। सृष्टि बाहर निकल, मुझे पता है तू यहीं है, रजत चिल्लाया। दीनानाथ जी बाहर आए। क्या तमाशा है यह? तमाशा नहीं ससुर जी, अपना हक लेने आया हूँ। आपकी बेटी को वापस ले ले जाने आया हूँ। और हाँ, जो बिजनेस डूबा है उसे उबारने के लिए 50 लाख चाहिए, वरना अपनी बेटी को भूल जाइए, रजत ने बेशर्मी से कहा। सृष्टि सहम गई। उसे लगा आज उसके पिता उसे धक्के मारकर निकाल देंगे या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए रजत के पैरों में गिर जाएंगे। दीनानाथ जी ने अपने चश्मे को ठीक किया और रजत की आंखों में आंखें डालकर बोले, मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे मैं तुझे बेच दूं। और रही बात 50 लाख की, तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। तो ठीक है, रख लीजिए अपनी बेटी को। आज से हमारा रिश्ता खत्म। और यह घर सुना है यह आपके नाम पर है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको ऐसा फंसाऊंगा कि यह पुराना मकान भी बिक जाएगा, रजत ने धमकी दी। सृष्टि रोने लगी। पापा दे दीजिए न पैसे, वरना यह मुझे छोड़ देगा। दीनानाथ जी ने सृष्टि की तरफ देखा और कड़क आवाज में बोले, चुप रह। आज अगर मैंने इसके आगे घुटने टेक दिए तो यह तुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करेगा। ऐसे ही आदमी के साथ रहने से बेहतर है कि तू अकेली रहे। रजत और उसके गुंडे गालियां देते हुए चले गए, धमकी देकर कि वे कल फिर आएंगे। सृष्टि को लगा कि अब सब खत्म हो गया। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। पापा ने मेरी गृहस्थी उजाड़ दी, पैसा होते हुए भी नहीं दिए। रात के 12 बज रहे थे। सृष्टि को नींद नहीं आ रही थी। उसे पिता के कमरे में कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दीनानाथ जी एक पुरानी संदूक खोलकर बैठे थे। माँ उनके पास बैठी रो रही थी। सुनिए, दे दीजिए न पैसे, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, माँ गिड़गिड़ा रही थी। दीनानाथ जी ने गहरी सांस ली। लता, अगर आज मैंने उसे वो पैसे दे दिए जो मैंने अपनी बुढ़ापे की दवाइयां बेचकर जोड़े हैं, वो जो जुआरी उसे भी उड़ा देगा और फिर मेरी बच्ची सड़क पर आ जाएगी। मुझे मेरी बेटी की शादी नहीं बचानी, मुझे अपनी बेटी बचानी है। सृष्टि दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। दीनानाथ जी ने संदूक से एक मोटी फाइल निकाली और माँ के हाथ में दे दी। यह देखो लता, यह उस दिन के लिए था जब सृष्टि पर मुसीबत आएगी। माँ ने फाइल खोली। उसमें एक आलीशान फ्लैट के कागजात थे, शहर के सबसे पॉश इलाके में। और यह फ्लैट सृष्टि के नाम पर था। कागजात की तारीख उसी साल की थी जिस साल सृष्टि की शादी हुई थी। दीनानाथ जी बोले, याद है लता, सृष्टि अपनी शादी में 2 लाख का लहंगा मांग रही थी। मैंने मना कर दिया था। सबने मुझे कंजूस कहा। मेरी अपनी बेटी ने मुझे नफरत की नजर से देखा, लेकिन मैंने वो 2 लाख और शादी के टेंट डेकोरेशन के 10 लाख बचाकर इस फ्लैट की डाउन पेमेंट की। पिछले 3 साल से मैं अपनी दुकान का सारा मुनाफा इस फ्लैट की किस्तें भरने में लगा रहा हूँ। मैंने खुद फटी बनियान पहनी ताकि मेरी बेटी के सिर पर एक अपनी छत हो, जो उसके पति या पिता के रहमो करम पर न हो। सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीनानाथ जी की आवाज भर्रा गई। मुझे पता था कि रजत बड़े घर का खर्चे बड़े हैं। अगर कभी ऊंच नीच हुई तो वो मेरी बेटी को ही दबाएगा। इसलिए मैंने उसे दहेज में सोना चांदी नहीं दिया, वो तो रजत बेच देता। मैंने उसे आत्मनिर्भरता दी है। यह घर सृष्टि सिर्फ सृष्टि का है। कल मैं रजत को यह कागजात नहीं दूंगा, बल्कि सृष्टि को दूंगा। वो चाहे तो इस घर में रहे या उसे बेचकर अपना बिजनेस शुरू करे। उसे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दीनानाथ जी ने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली। सोचा था मरने के बाद यह चिट्ठी उसे मिलेगी, पर शायद कल ही देनी पड़े। सृष्टि अब और नहीं रुक सकी। वह दौड़ती हुई कमरे में आई और पिता के पैरों में गिर पड़ी। पापा,
उसका गला रूंध गया था। दीनानाथ जी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फाइल छिपाने की कोशिश की। अरे तू सोई नहीं अभी तक? सृष्टि ने उनके घुटनों को पकड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं कितनी अंधी थी। मैं आपको कंजूस समझती रही, दुनिया का सबसे बुरा पिता समझती रही। और आप अपनी खुशियां मारकर मेरा भविष्य बना रहे थे। दीनानाथ जी ने उसे उठाने की कोशिश की, पर सृष्टि नहीं उठी। वो बच्चों की तरह रो रही थी। पापा, मैंने आपकी उस 25,000 की साड़ी की कीमत नहीं समझी, लेकिन आपने मेरे लिए करोड़ों का आशियाना बना दिया। मुझे वो फ्लैट नहीं चाहिए पापा, मुझे बस आप चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। दीनानाथ जी का संयम टूट गया। उन्होंने सृष्टि को उठाकर गले लगा लिया। वह पिता जो विदाई पर भी नहीं रोया था, आज अपनी बेटी को छाती से लगाकर फुट फुट कर रो रहा था। पगली, दीनानाथ जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बाप कभी बुरा नहीं होता, बस उसके प्यार करने का तरीका थोड़ा सख्त होता है। मैं डरता था कि अगर तुझे लाड़ प्यार में कमजोर बना दिया तो तू उस जालिम दुनिया में से कैसे लड़ेगी। मैं तुझे रानी नहीं, एक योद्धा बनाना चाहता था। उन्होंने सृष्टि के आंसू पोंछे और वो चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। पढ़ इसे। सृष्टि ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया सृष्टि, शायद जब तुम पढ़ रही होगी मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी खुशियों का गला घोटा, पर बेटा दुनिया तमाशा देखती है और बाप भविष्य देखता है। शादी के 4 घंटे की चकाचौंध के लिए मैं तुम्हारी आने वाली 40 साल की सुरक्षा दांव पर नहीं लगा सकता था। लोग कहते थे वाह क्या शादी थी, पर बाद में अगर तुम रोती तो वही लोग हंसते। यह मकान तुम्हारे नाम है, यह तुम्हारा किला है, इसमें तुम सिर उठाकर जीना। और हाँ, अगर कभी लगे कि मैं बहुत सख्त था तो बस एक खराब पिता समझकर मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारा कंजूस पापा। चिट्ठी पढ़कर सृष्टि ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस रात उसने महसूस किया कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि पिता की उस दूरदर्शी सोच और त्याग में होती है। अगले दिन जब रजत आया तो सृष्टि ने दरवाजा खोला। पैसे लाई? रजत ने पूछा। सृष्टि ने उसके सामने तलाक के कागजात फेंक दिए। पैसे नहीं, अपनी आजादी लाई हूँ। और हाँ, मेरे पिता ने मुझे जो दिया है उसकी कीमत तुम जैसे लोग 7 जन्मों में नहीं समझ सकते। निकल जाओ यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दीनानाथ जी पीछे खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। उनकी गुड़िया अब गुड़िया नहीं रही थी, वह एक शेरनी बन चुकी थी, बिल्कुल वैसी जैसी वह उसे बनाना चाहते थे। सृष्टि ने उस दिन कसम खाई कि वह उस नए फ्लैट में एक बुटीक शुरू करेगी और अपने पिता का सिर कभी झुकने नहीं देगी। उसे समझ आ गया था कि पिता का प्यार नारियल जैसा होता है, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से मीठा और जीवन देने वाला। अक्सर हम अपने माता पिता के कड़े फैसलों को उनकी बेरुखी समझ लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जब दुनिया हमारी हंसी और लिबास देख रही होती है, तब एक पिता हमारी सुरक्षा और भविष्य के चिंता में अपने नींदें हराम कर रहा होता है। पिता के प्यार को खर्च से नहीं, फिक्र से तौलिए। क्या दीनानाथ जी ने शादी में पैसे बचाकर फ्लैट लेकर सही किया, या उन्हें सृष्टि की खुशी के लिए धूमधाम से शादी करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करें। अब हम लोग अगले वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।